बेटा गुड मॉर्निंग। सर। बेटा गुड मॉर्निंग। सर। ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए टॉपिक नया शुरू करेंगे यहां पर आज, और टॉपिक है बेटा डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग। बेटा नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं एंड दैट इज डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग। डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में बेटा 10 से लेकर 12 नंबर तक का क्वेश्चन लगभग तय है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, आता ही है क्वेश्चन। डेप्रीसिएशन से एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाला है आपको। आपने वैसे टॉपिक क्लास 11th में थोड़ा सा किया हुआ है बेटा, किया है कि नहीं किया है? बट यहां पर जब हम बात करेंगे सीए फाउंडेशन के दृष्टिकोण से, तो यहां पर हम जो आपने डेप्रीसिएशन की बात करेंगे वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, क्या नाम है बेटा इसका? AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी यहां पर कवर करेंगे। ऑब्वियस सी बात है हम डेप्रीसिएशन की अकाउंटिंग भी सीखने वाले हैं, और साथ में हम कवर करेंगे वेरियस प्रोविजंस ऑफ AS10 भी। पूरा AS10 नहीं पढ़ेंगे यहां पर, वो सीए इंटरमीडिएट में करना है, लेकिन कुछ कुछ रेलिवेंट बातें यहां पर मैं आपके साथ AS10 की कवर करूंगा। बात करें अगर यहां पर अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन की, बेटा एग्जाम में लगभग तय है क्वेश्चन आएगा। और बेटा जानते हो सबसे बढ़िया बात क्या है इसमें? हाँ बेटा बहुत ही आसान, बेटा बहुत ही आसान टॉपिक है, कोई खास कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं है। ठीक, तो शुरू कर लें बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो इससे पहले एक बात और समझिए। देखिए पहले क्या था, ICAI ने बड़े सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए हुए हैं। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था AS6 और एक था मेरे पास AS10। AS6 था डेप्रीसिएशन के ऊपर, यह मुझे सिखाता था कि डेप्रीसिएशन के वेरियस प्रोविजंस क्या हैं, और AS10 था फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स। ये दो अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे। अगर आपको फिक्स्ड एसेट्स के बारे में पढ़ना है तो AS10 में जाइए, और अगर डेप्रीसिएशन के बारे में पढ़ना है तो AS6 में जाइए। मैंने कहा भाई इंस्टीट्यूट से, मैंने कहा जी बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब एसेट्स के लिए वहां पढ़ूं, डेप्रीसिएशन के लिए वहां पढ़ूं, दोनों एक साथ चलनी चाहिए चीजें। बोला बात तो ठीक कह रहे हो आप, बात तो ठीक कह रहे हो। तो एक काम किया इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इन दोनों ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को जोड़ दिया और नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिया। नाम क्या रखा बेटा उसका? AS10 रिवाइज्ड, यानी AS10 एग्जिस्टेंस में रह गया और AS6 क्या हुआ, ये विड्रॉ कर लिया। अब AS6 नाम की कोई चीज नहीं है, दो AS है, AS6 और AS8, इन दोनों का कोई अस्तित्व नहीं है। AS8 उठाकर चला गया AS26 में, इंटेंजिबल एसेट्स, और यहां पर
AS6 को हटा दिया, AS10 को रिवाइज कर दिया। नाम क्या रखा इसका? इसका नाम रखा बेटा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, जिसको हम प्यार से क्या बुलाते हैं? PPE। और बोला अब आज के बाद सारे प्रोविजंस रिलेटिंग टू डेप्रीसिएशन एज वेल एज रिलेटिंग टू फिक्स्ड एसेट्स, ये सारे अब नए AS में मिलेंगे। AS का नाम रखा AS10, रिवाइज कर दिया PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बेटा समझ में आ रही है हिस्ट्री थोड़ी सी? ये हिस्ट्री समझ में आ रही है। साथ में एक काम और किया AS10 ने, वो पहले हो चुका था, AS10 में फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर लिखा हुआ था, और वहीं पर यहीं पर बात थी टेंजिबल की भी और इंटेंजिबल एसेट की भी। अब ओवर द पीरियड चीजें इवॉल्व होनी शुरू हो गई, इंटेंजिबल एसेट्स की रेलिवेंसी बहुत बढ़ने लगी। गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, सॉफ्टवेयर, दीज ऑल आर इंटेंजिबल एसेट। बोला भाई अब बात नहीं बनेगी, AS10 में जो है फिक्स्ड एसेट्स की चर्चा है और बहुत थोड़ा सा लिखा है इंटेंजिबल एसेट के ऊपर। बोला नहीं, बात नहीं बनेगी। एक काम करिए, क्या किया जानते हो? यहां पर AS10 में से बाहर कर दिया इंटेंजिबल एसेट की चर्चा और नया AS बना दिया कौन सा? AS26 ऑन इंटेंजिबल एसेट। यानी जब हम AS10 की बात करेंगे, अब वहां सिर्फ किसकी बात करेंगे? वहां सिर्फ बात करेंगे टेंजिबल एसेट की, इसलिए नाम चेंज कर दिया। फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल भी होती हैं, इंटेंजिबल भी होती हैं, तो इसलिए फिक्स्ड एसेट का नाम चेंज किया है कि भाई यहां पर अब सिर्फ टेंजिबल की बात करेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। क्लियर है बात? साथ में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और था अलग से, वो था AS8, नाम था इसका बेटा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और इस AS को भी उठाकर AS26 में अब इनकॉर्पोरेट कर दिया। यानी आज की तारीख में AS1 से लेकर AS28 तक, रादर AS29 तक हमारे पास फोर्स में है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। AS1 से लेकर AS29 तक के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें से सिर्फ 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जो इंस्टीट्यूट ने विड्रॉ कर लिए। बेटा कौन कौन से हैं वो? AS6 और AS8। ये पूछ लेता है कई बार ट्रू फॉल्स वगैरह में भी, छोटी सी बात है। ठीक, तो कुल मिलाकर कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं हमारे पास? कितने हैं बेटा? 29 है वैसे तो, लेकिन इन फोर्स कितने हैं? 27 इन फोर्स हैं। 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये दोनों विड्रॉ कर लिए गए हैं। आई होप जनरल सी बातें हैं, कोई चैप्टर से लेना देना नहीं है इसका। बेटा बोलो ठीक है? यस सर। तो ये सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही आपको अब CA इंटरमीडिएट में कवर करने हैं। AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS4 contingencies and events occurring after balance sheet date, AS5 net profit or loss for the period, PPI changes in accounting policy, AS6 withdraw हो गया, depreciation, AS7 construction contract, AS8 research development withdraw हो गया, AS9 revenue recognition, AS10 accounting for fixed assets, AS11 changes in account foreign exchange rate, 12 government grant, 13 investment, 14 amalgamation, 15 retirement benefits, 16 borrowing costs, 17 segment reporting, 18 related party disclosure, 19 lease, 20 earning per share, 21 CBS consolidated financial statements, 22 accounting for taxes on income। चलो ठीक है, बहुत सारे हो गए। ये याद रखने, ये CA इंटरमीडिएट का कोर्स यही है। अब अभी जो इंस्टीट्यूट ने कोर्स रिवाइज किया है 2 साल 3 साल पहले, सारे चैप्टर्स हटा दिए। अब आपको CA इंटरमीडिएट में सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने होते हैं। मैं ये बता रहा हूं कितने ज्यादा रेलिवेंट हैं। ठीक,
चलो जी, खैर ये समझ में आई बात कि नहीं आई? चलो जी, तो अब बताइए, शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर की यहां पर डेप्रीसिएशन। तो जी मुझे बताइए डेप्रीसिएशन का मतलब क्या समझते हैं? डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग, जी बताएं, बोलो जी, आप ही बोलो कुछ। अब मैं तो बहुत देर से बोल रहा हूं। लॉस इन वैल्यू ऑफ एसेट, अच्छा ये क्या होता है? कॉस्ट कम हो जाएगी। बेटा कुछ भी बोलते हो थोड़ा सोच समझ के बोलो ना, कॉस्ट कैसे कम हो जाएगी बताइए? तो पढ़ के बोलते, चले और बताइए, और बताइए बताइए। फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, अच्छा तो डेप्रीसिएशन का मतलब बता रहे हैं जी, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अगर एसेट की वैल्यू में कमी आ जाएगी तो डेप्रीसिएशन कहेंगे उसे, या डेप्रीसिएशन लगा देंगे उस पर, ऐसा आप बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि अगर किसी एसेट की वैल्यू कम ना हो, मैंने एक बिल्डिंग खरीदी और वो बिल्डिंग थी 20 लाख रुपए की, साल के अंत पर पूछा मैंने ब्रोकर से, भाई क्या चल रहा है भाव वगैरह, अगर बेचना, सर ये तो 60 लाख में बिक जाएगी, अब यहां तो आसपास ही मेट्रो स्टेशन पास हो गया है, तो क्या मैं साल के अंत पर बिल्डिंग पर डेप्रीसिएशन लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा? आपने कहा फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। फॉल कहां हुआ? डेप्रीसिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा? देख लो 11वीं में क्या क्या पढ़ के आए, 1 मिनट में शांत हो गए। बेटा डेप्रीसिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा, मैं पूछ रहा हूं। नहीं लगेगा? नहीं, एसेट की वैल्यू तो कम हुई ही नहीं, तो डेप्रीसिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा? बल्कि बढ़ गई है, उल्टा और लगेगा। क्यों लगेगा जी? अच्छा फिर तो लैंड कहां से आ गई इसमें? लैंड एंड बिल्डिंग आर टू सेपरेट थिंग्स। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? लैंड और बिल्डिंग दो अलग अलग चीजें होती हैं। लैंड नॉन डेप्रीशिएबल एसेट है अगर वो लीज होल्ड लैंड ना हो। अब ये क्या कह दिया आपने सर? ये क्या कह दिया आपने? अच्छा खासा एक कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट था कि लैंड के ऊपर डेप नहीं लगता, अब आप बोल रहे हो लैंड के ऊपर भी डेप लगेगा। हाँ लगेगा, लैंड के ऊपर भी। मैं लैंड के ऊपर भी डेप्रीसिएशन लगवा दूंगा आपसे। अब अगर वो लीज होल्ड लैंड होगी, बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल डेप्रीसिएशन की बात करिए जी। डेप्रीसिएशन, आपने कहा जी एसेट की वैल्यू कम हो जाए तो उस पर डेप लगा देंगे। मैंने कहा जी एसेट की वैल्यू तो बढ़ गई है मेरी, डेप्रीसिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, लगेगा। दूसरी बात सुनिए, जवाब बाद में दूंगा क्यों लगेगा। मैंने क्या किया बेटा, मैंने कार परचेज की, ठीक, कार परचेज की, और अब क्या ही बताऊं आपको, कार ले तो ली मैंने, अब वो पूरे साल चली ही नहीं। भाई बड़ी गाड़ी थी, ले ली मैंने हैरियर, और वो हुआ क्या भाई, लोकल में कहां ही चलाएं, बाहर कुछ ज्यादा खास आना जाना होता नहीं है, पूरे साल कार चली ही नहीं, लगभग ना के बराबर, लगभग ना के बराबर चली। मैंने कोई यूज नहीं की उसे, यूज नहीं किया मैंने उस कार को। अब मुझे ये बताइए, साल के अंत पर इस कार के ऊपर डेप्रीसिएशन लगाएं या न लगाएं? कोई वियर आउट नहीं है, लगाएंगे कि नहीं लगाएं? मैंने यूज ही नहीं की बेटा, बिल्कुल चकाचक खड़ी है, रोज कार्ड बस कपड़ा मारता है, पन्नी भी नहीं उतरी उसकी। अब बड़े ही बेशर्म हूं, मैं कह रहा हूं पन्नी भी नहीं उतरी। मैंने डीलर से बोला, मैंने कहा भाई बिकवाओ इस कार को, खामखा 20 लाख रुपए खर्च हो गए और 2000 किलोमीटर भी नहीं चली पूरे साल में,
अब लोकल में कहाँ ही चलाएं, मेरा घर शास्त्री नगर में, शास्त्री नगर से यहां तक आते आते दिक्कत है, यहां पर गाड़ी पार्किंग की दिक्कत है, तो मैंने कहा छोड़ो भाई, ये गाड़ी लेकर आऊंगा, दूसरी गाड़ी ही लेकर आऊंगा। मैंने चलाई नहीं पूरे साल, मैंने डीलर से कहा भाई बिकवाओ इसे, 20 लाख की थी, चलो 20 दिलवा दो, चलो एक काम करो 19 दिलवा दो, मिल जाएंगे क्या? क्यों? किस बात का डेप्रीसिएशन? नहीं, वियर आउट तो है ही नहीं। सुनिए, डेप्रीसिएशन का मतलब होता है, डेप्रीसिएशन इज अ मेजर, पैमाना है, ये पैमाना है। क्या नापिएगा उससे? डेप्रीसिएशन इज द मेजर ऑफ, डेप्रीसिएशन इज द, मैं बात कर रहा हूं यहां पर अभी फिलहाल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक, जो चीजें बताऊंगा रूल वो सारे एएस में लिखे हुए हैं, एएस 10 में। डेप्रीसिएशन इज द मेजर ऑफ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। जो भी एसेट की वैल्यू में कमी आएगी उसको नापने का एक पैमाना है, और उस पैमाने का नाम क्या है? अरे बोलो भाई, डेप्रीसिएशन। अच्छा ठीक है जी, सर ये एसेट की वैल्यू में कमी आती किस वजह से है? कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे पहला वियर एंड टियर। ये क्या होता है जी? घिसावट। भाई आप एसेट को यूज कर रहे हो, गाड़ी चला रहा हूं रोज, ठीक, मशीनरी यूज कर रहे हैं, तो उसमें घिसावट आ जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, वियर एंड टियर। कंजम्पशन, भाई यूज कर रहे हो आप उसे, कंज्यूम कर रहे हो, खर्च हो रही है, वैल्यू कम हो जाएगी, उसको नापने के लिए एक पैमाना है, उसका नाम क्या हुआ? डेप्रीसिएशन। या पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम क्या है? यह है क्रिटिकल वर्ड, यानी बहुत सारी एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, बेशक आप उसको यूज करो मत करो, लेकिन वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि समय बीत रहा है। मैं जब डीलर के पास गया, मैंने कहा जी कार बेचनी है मुझे अपनी, छूटते ही पता है सबसे पहले क्या पूछेगा वो? सर मॉडल कौन सा है? मैंने कहा मॉडल तो जो है 2023 का है। अच्छा 2 साल हो गए। मैंने कहा भाई साहब कुछ भी यूज नहीं किया, 2 साल में 6000 किलोमीटर भी नहीं चली। बोला सुन लिया, मॉडल बताओ मॉडल कौन सा है? मैंने कहा मॉडल तो 2023 है। बस ठीक है, 2023 है ना, तो 20 लाख की गाड़ी थी, 12 लाख से ऊपर ना मिल पाए। मैंने कहा क्या कह रहे हो आप? कुछ कह भी रहे हो? 8000 रुपए घटा दिया आपने 2 साल के, मैंने तो यूज भी नहीं किया उसको 8000 किलोमीटर। बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, एसेट की वैल्यू गिर जाएगी ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम ऑल्सो। बेटा समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? बोलो बेटा फटाफट से। यस, एसेट की वैल्यू गिर जाएगी ड्यू टू वियर आउट, वियर एंड टियर, ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम ऑल्सो। अब पता है क्या हुआ? मैंने एक मोबाइल फोन लिया। अब सैमसंग का एक फोन आता है फोल्ड वाला, ठीक, वो फोन मैंने ले लिया, चलो भाई ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो मेरे को जमा नहीं फोन, वो मैंने कहा इतना तो भारी फोन है, पॉकेट में भी नहीं आता, संभाल के रखो उसको, बड़ा मेरे को नहीं जमी बात वो। अब वो फोन ले तो लिया मैंने कहा नहीं भाई मेरे को तो वो सिंपल वाला ही फोन चाहिए, इजी टू हैंडल है, और ये मेरे को नहीं जम रहा, मेरे को फोटो वोटो का कोई खास शौक है नहीं, तो ये मुझे नहीं चाहिए। अब वो फोन लिया 1,35,000 रुपए का, और 1 महीने बाद ही मैंने मन बनाया बेच देते हैं ऐसे। मैंने कहा भाई बेचना है फोन? बोला ठीक है सर बिक जाएगा। मैंने कहा कितने में बिकवा दोगे? 1,35 का लिया है, अभी इसकी लेमिनेशन भी नहीं उतरी ठीक से। कुल मिलाकर अगर आप स्क्रीन टाइम देखोगे आज तक का, वो 5, 7, 10, 20 घंटे होगा। तो 1,35,000 का लिया था, मुझे आप 1,30,000 दिलवा दो। चलो आप बेटा मिल जाएंगे क्या? दुकानदार ने कहा नहीं मिल पाएंगे सर। मैंने कहा क्यों नहीं मिल पाएंगे? बोला सर इसकी वैल्यू कम। मैंने कहा क्यों कम हो गई? ना तो इसमें वियर एंड टियर है,
कोई घिसावट नहीं है, कोई स्क्रैच नहीं है, लेमिनेशन भी नहीं उतरी, सब कुछ चकाचक, और ना ही पैसेज ऑफ टाइम है। मैंने कहा मैं तो यही पढ़कर आया हूं AS10 में कि भाई अगर दो चीजें होंगी तो वैल्यू गिर जाएगी। अब इसमें से दोनों में से एक भी नहीं है तो आप वैल्यू क्यों गिरा रहे हो? ना तो वियर एंड टियर है और ना ही पैसेज ऑफ टाइम है। इस बार तो हुआ ही 1-1.25 महीना है। जानते हो दुकानदार ने क्या कहा? दुकानदार ने कहा सर आप पूरा AS10 पढ़ के नहीं आए। मैंने कहा मैं पूरा पढ़ के नहीं आया, क्यों, क्या रह गया? बोला सर ध्यान से जाकर दोबारा पढ़ो। उसने गूगल पे खोल के दिखाया मुझे, देखो सर लिखा है डेप्रीसिएशन इज अ मेजर ऑफ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी। मैंने कहा ये क्या होता है? तो सर आपको नहीं पता क्या होता है? मैंने कहा नहीं बताओ, जल्दी बताओ। बोला सर देखो ये जो आपने फोल्ड लिया था इसका नया मॉडल आ गया है और उसमें बहुत सारे नए फीचर हैं। वो बेशक 1.45 का है, 1,45,000 का, लेकिन अब आपका फोन की कीमत 1 लाख से ऊपर तो बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं, इससे ऊपर ना दिलवा पाऊंगा। बेटा समझ में कुछ आया कि नहीं आया? एक और कारण है वैल्यू गिरने का, क्या? चेंज इन टेक्नोलॉजी। आई होप समझ में आ रही है बात। तो 3 मेन रीजंस हो सकते हैं एसेट की वैल्यू गिरने के। कौन कौन से? वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम, चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो फटाफट से जवाब दो ट्रू फॉल्स के लिए। पूरे साल मैंने एसेट को यूज नहीं किया एंड एसेट इज केप्ट इन द बेस्ट वर्किंग कंडीशन, बिल्कुल चकाचक है, नहीं कि नहीं? डेप्रीसिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, बिल्कुल लगेगा जी। एसेट की मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, डेप्रीसिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा भाई। मार्केट वैल्यू की तो कहीं बात ही नहीं है इसमें। मार्केट वैल्यू बढ़ जाए घट जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसेट 10 साल चल सकती थी, 1 साल चला लिया आपने, आपके लिए यूसेज सिर्फ 9 साल की बची हुई है, आपके लिए वैल्यू घट गई उसकी। बोलो बेटा हाँ। तो डेप्रीसिएशन विल हैव टू बी प्रोवाइडेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन मार्केट वैल्यू। फर्क ही नहीं पड़ता मुझे, मार्केट वैल्यू से फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? बिकॉज दैट फिक्स्ड एसेट इज नॉट मेंट फॉर रीसेल। वो बेचने के लिए थी ही नहीं। क्या था बेचने के लिए मेरे पास? बोलो बेटा, अभी पढ़कर आए ना, क्या था बेचने के लिए? जो बेचने के लिए अवेलेबल था उसे कहते थे इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री बोलते ही कहां पहुंच गए थे? AS2 में। और AS2 ने क्या कहा था? कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर। वहां तो मैंने मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस देखा था। बोलो बेटा, बिकॉज दैट इन्वेंट्री इज मेंट फॉर रीसेल। ये फिक्स्ड एसेट क्या होती हैं? AS10 ने कहा फिक्स्ड एसेट्स का मतलब है विच इज नॉट इंटेंडेड फॉर रीसेल। ये बेचने के लिए है ही नहीं, और जब बेचने के लिए है नहीं तो उसका मार्केट का भाव देखकर करोगे क्या? बोलो बेटा। कोई मुझसे ये मत कहना एसेट, मेरी बिल्डिंग है ये 20 लाख रुपए की और इसका भाव हो गया 50 लाख रुपया, बताओ 30 लाख का गेन बुक कर लूं क्या? बोलो क्यों? क्या? तीस लाख का गेन बुक कर लूं? 20 लाख की एसेट है, एजेंट बोल रहा है मेरे को, ब्रोकर ने कहा सर बेच दोगे तो 50 दिलवा दूंगा। 30 लाख का मुनाफा हो जाएगा अगर बेच दूंगा तो, बुक कर लूं क्या? क्यों? कंजर्वेटिज्म बोलो भाई। ये तो फ्यूचर गेन है। एसेट है या इन्वेंट्री है, इस बात से तो फर्क ही नहीं पड़ता। फ्यूचर गेन है ना, कंजर्वेटिज्म बोल रहा है, इग्नोर कर दो बेटा, पढ़ा के तो आया हूं, बोलो ना। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। डाउट अब क्रिएट होगा। 20 लाख की एसेट है, ब्रोकर से पूछा भाई बिकवा दो। हाँ सर, सर 15 लाख से ऊपर ना मिल पाएंगे सर, यहाँ ना कंजस्टेड एरिया है, 15 लाख से ऊपर ना मिल पाएंगे। ओहो,
20 लाख की एसेट बेचूंगा तो 15 लाख ही मिल पाएंगे, 5 लाख का घाटा दिख रहा है भविष्य का, बुक कर लूं क्या आज? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों? क्यों? बिकॉज दिस एसेट इज नॉट मेंट फॉर रीसेल। ये बेचने के लिए है ही कहां? अरे बोलो फटाफट से। इन्वेंट्री होती तो 5 लाख का घाटा मैं बुक करवा देता आज ही आपसे, बोलो बेटा। लेकिन फिक्स्ड एसेट्स आर नॉट मेंट फॉर रीसेल, ये बेचने के लिए है ही नहीं। और जब बेचने के लिए नहीं है तो मार्केट प्राइस देखकर करोगे क्या? वो कह रहा है जी ये तो 15, अरे छोड़ो ना, 15 की 10 की मेरे लिए तो बहुमूल्य है, वैल्यूएबल है। मैं तो पढ़ाई इस वजह से पा रहा हूं क्योंकि ये जगह, अगर मैं ये जगह बेच दूंगा या सोच भी लूंगा तो मैं पढ़ाऊंगा कहां, सर्विसेज कहां दूंगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज द प्लेस विच इज नॉट मेंट फॉर रीसेल, दिस इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज और फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स। बेटा क्लियर है बात? इसके मार्केट प्राइस से मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता। बेटा क्लियर है? ये ट्रू फॉल्स है, इसकी चर्चा की है मैंने। बड़े बढ़ूं आगे, वापस आइए, वापस आइए। तो फिक्स्ड एसेट्स और AS10 डेप्रीसिएशन दोनों साथ साथ चल रहे हैं यहां पर। तो मैंने क्या कहा? डेप्रीसिएशन का मतलब है मेजर ऑफ, डेप्रीसिएशन इज अ मेजर ऑफ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू wear and tear, passage of time and change in technology। आई होप यहां तक ठीक है। तो इसलिए मार्केट प्राइस कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, फर्क ना पड़ेगा, फर्क ना पड़ेगा। और बेशक आपने एसेट को बेस्ट वर्किंग कंडीशन में रखा हो तो भी डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करेंगे। बेटा क्लियर है? अच्छा, मैंने क्या किया? मैंने एक मशीनरी इंपोर्ट की। बहुत बढ़िया पॉइंट है, ध्यान से सुनना। ट्रू फॉल्स भी हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी काम आएगा, ध्यान सुनिएगा। मैंने एक मशीनरी इंपोर्ट की बाहर से। अब मशीनरी इंपोर्ट की तो मशीनरी के ना बड़े सारे पार्ट्स आए मेरे पास, अलग अलग, कल पुर्जे। मोटर अलग आई है पैक होकर, ठीक, उसके कुछ और मशीनरी है, ब्लेड्स अलग आई है पैक होकर, और वो सारी आकर यहां पर इंस्टॉल होंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंजीनियर साहब आए, ये देखो डेट वाइज 1 जनवरी को यहां पर मशीनरी इंपोर्ट कराई हमने, यहां कहीं 15 फरवरी को ये इंजीनियर को बुलाया हमने, उसने इसको इंस्टॉल किया एंड दिस इज लाइक रेडी टू यूज। आज इसे यूज कर सकते थे, ठीक, यूज कर सकते हैं। उसने इंस्टॉल कर दिया, सब कुछ जोड़ जाड़ कर इकट्ठा कर दिया और बोला सर आप चाहो, मैंने ट्रायल रन वगैरह सब ले लिए इससे, आप चाहो तो प्रोडक्शन शुरू कर सकते हो। मेरे पंडित जी ने मना कर दिया, बोला नहीं अभी नहीं, 15 फरवरी शुभ तारीख नहीं है। उन्होंने एक शुभ मुहूर्त निकाला कि आप 15 मार्च से इसको क्या करेंगे, पुट टू यूज। मैंने 15 मार्च से इसको यूज करना शुरू किया। 31 दिसंबर इज द ईयर एंड, मुझे डेप्रीसिएशन लगाना है। मुझे बताइए डेप्रीसिएशन कितने दिन का लगेगा? 12 महीने का लगेगा या ये 11.5 नहीं, कितना हुआ ये, 10.5 महीने का लगेगा या 9.5 महीने का लगेगा? हाँ जी बेटा 12 महीने का लगेगा। समझ में आती है बात कि नहीं आती है? हाँ 12 महीने का या ये, अरे इसको चेंज करते हैं यार, 1 Feb, लेट्स मेक इट 1 Feb। वो कोई उद्देश्य नहीं है, बस वर्किंग में आसानी हो जाएगी समझने में। कितना दिन हो गए? 11 महीने। या बेटा ये बताओ कितना हुआ? 10 महीने। जी जवाब दीजिए। डेप्रीसिएशन कितने दिन का लगेगा? 12 महीने का लगेगा कि नहीं लगेगा? पहले बार क्यों 12 महीने क्यों नहीं? हाँ
तो क्या दुआ रही क्या कहा आपने? अरे बोलो बोलो, ठीक है, कोई बात नहीं। सर वो जो मशीन आई थी ना वो असेंबल तो पूरी नहीं हुई ना, पार्ट्स के साथ आई थी ना, तो वो पूरी असेंबल। वो मशीन थी कहाँ मेरे पास अभी? 1 जनवरी को मेरे हाथ में मशीन थी ही कहाँ? मेरे पास जो था जानते हो उसका नाम क्या था? कल पुर्जे। बोलो बेटा। मेरे पास कुछ मोटर थी, ब्लेड थे, कुछ पेच थे, कुछ और अलग अलग चीजें थी। मशीन कहां थी? मशीन किस दिन अस्तित्व में आई? बोलो बेटा। 1 फरवरी को। लेकिन यूज कब से करना शुरू किया मैंने? 1 मार्च को। तो डेप्रीसिएशन कब से लगेगा बेटा, जल्दी बताओ? 1 मार्च से लगेगा। बेटा समझ में आ रही है बात? इसका भी कोई मतलब नहीं है आपने कब से यूज किया। आप इसे पूरे साल यूज नहीं करोगे तो क्या आपको डेप लगाने की अनुमति ना दूं? बोलो बेटा। जिस दिन वो मशीनरी का स्टेटस मिल गया, जिस दिन उसे यूज कर सकते थे, आप करो मत करो वो आपके ऊपर है। अब पंडित जी आपके क्या बोल रहे हैं, लेकिन अगर आज रेडी टू पुट टू यूज है तो डेप्रीसिएशन आज से लगना चालू हो जाएगा। बेटा क्लियर है? तो डेप्रीसिएशन विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम द डेट द एसेट इज रेडी टू पुट टू यूज। क्लियर है बात? एक्चुअली कब पुट टू यूज किया से उससे मतलब नहीं है, रेडी टू पुट टू यूज, जिस दिन से यूज कर सकते थे वो डेट मेरे लिए महत्वपूर्ण है। बेटा क्लियर है बात ये भी? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब बात आई सर, ठीक है चलो ये बात समझ में आ गई, डेप्रीसिएशन कब से लगना है। लेट्स से हमने आज एसेट एक परचेज कर ली 1 लाख रुपए की, और मैंने कहा कि लाइफ है इसकी 10 साल, 10 साल ये एसेट चलेगी। ठीक है, तो यानी कि बेटा एक बात हो गई ना, 1 लाख को मुझे, इसको कम करते हैं, लेट्स मेक इट 5 इयर्स। 1 साल को मुझे कितने साल में, 1 लाख को मुझे कितने साल में राइट ऑफ करना होगा? 5 साल में खत्म हो जाएगी ये। बोलो बेटा। क्या पूरा का पूरा 1 लाख रुपया इसी साल के पीएनएल में डाल के खत्म कर दूं क्या? हाँ सर खत्म करो ना, क्या ही रखा है। लो सर, पीएनएल में मशीनरी के लिए पेमेंट किया था 1 लाख का, पूरे 1 लाख पीएनएल में डाल दिए, काम खत्म करो। इसे कहां चक्कर में पड़ रहे हो भाई, सब मोह माया है, खत्म कर दिया पूरा 1 लाख। बेटा ठीक है? क्यों ठीक नहीं है? जब आप रेंट का पेमेंट करते हो तो पूरा रेंट भी तो यहीं डाल दिया करते थे। लेट्स से 5 लाख का रेंट था पूरे साल का, मैंने 5 लाख यहां डाल दिया था। ऐसे ही मशीनरी के लिए पेमेंट किया तो मशीनरी का भी यहां डाल दिया। फर्क क्या है? फर्क क्या है? फर्क क्या है? रेवेन्यू क्या होता है ये, और वो रेवेन्यू नहीं है। कैपिटल क्या होता है? मैंने क्लास भेजी थी, करी कि नहीं करी वो? कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, किया कि नहीं किया? सुनिए, नहीं कर सकते ऐसा। एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, मैचिंग कॉन्सेप्ट, क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू ऑफ द पीरियड। एक बात बताओ, जब आपने रेंट पे किया तो उस प्रॉपर्टी का एडवांटेज, उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट जिसका आपने रेंट पे किया, कितने पीरियड तक मिलेगा? सिर्फ करंट पीरियड में मिलेगा? बोलो बेटा। तो इसीलिए रेंट तो डाल दिया पूरा का पूरा करंट ईयर के पीएनएल में, लेकिन ये जो मशीनरी का पेमेंट किया इसका बेनिफिट 5 साल तक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब 5 साल तक मिलेगा तो इसका जो खर्चा है वो भी 5 साल के पीएनएल में एलोकेट होना चाहिए। और जब 5 साल में धीरे धीरे
धीरे धीरे डालेंगे, वही तो है। क्या है वो? डेप्रीसिएशन। तो ये एक साल के पीएनएल में नहीं जाएगा, ये अगले साल के पीएनएल में भी कुछ जाएगा, तीसरे साल में भी कुछ जाएगा, चौथे साल में भी कुछ जाएगा, और पांचवें साल में भी कुछ अमाउंट जाएगा डेप्रीसिएशन के नाम से। तो डेप का मतलब एक और चीज भी तो हो गई, एलोकेशन। किसका एलोकेट किया आपने? एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। 1 लाख की एसेट खरीदी, उसकी लाइफ 5 साल है, तो 5 साल में धीरे 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 कुछ कुछ पार्ट दिखाना, वही तो डेप्रीसिएशन है। बेटा बोलो। तो डेप्रीसिएशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो बेटा 5 साल में कुल मिलाकर एक बात बता दो बस, बाकी तो मुझे कुछ से पता नहीं ठीक से कि कितना आएगा, लेकिन हाँ एक बात पता है। बताओ क्या पता है? कि इन 5 साल में कुल मिलाकर डेप्रीसिएशन रहेगा कितना? बेटा 1 लाख रहेगा। हाँ बोलो बेटा। 1 लाख की एसेट है, 5 साल में राइट ऑफ करनी है, तो 5 साल का डेप्रीसिएशन मिलाकर कितना रहेगा? 1 लाख। लेकिन सर, हाँ बोलो सर, 5 साल बाद जब ये मशीन खराब हो जाएगी ना, तो मैंने पूछा कबाड़ी ले जाएगा इसे। अच्छा फिर सर कबाड़ी को दे देंगे तो 10,000 रुपए तो कबाड़ी भी हमें दे देगा वापस, लोहे के नाम के। मैंने कहा अच्छा, यानी 10 साल बाद इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है बेटा? स्क्रैप वैल्यू कह लो, या इसे क्या कह सकते हैं? रेजिडुअल वैल्यू। अच्छा सर एक नाम और बताओ। टर्मिनल वैल्यू। अच्छा सर एक और बताओ प्लीज सर, बस एक और। अच्छा लो, जीरो वैल्यू। एक ही बात है सबका, ठीक। तो यहां पर इसकी स्क्रैप वैल्यू 10,000 है। मुझे अब एक बात बताओ सोचकर, मैंने आज 1 लाख की एसेट ली, 5 साल बाद कबाड़ी भी 10,000 दे देगा, कुल मिलाकर एसेट के नाम का खर्चा कितना हुआ? 90,000। बोलो बेटा 90,000 ही तो हुआ। तो कुल मिलाकर राइट ऑफ पीएनएल में कितने जाने चाहिए? बेटा क्लियर है बात? अब ये कुल मिलाकर 5 साल का पीएनएल क्या दिखाएगा? ये दिखाएगा बेटा अब कुल मिलाकर कितना? कुल मिलाकर 90,000 राइट ऑफ करने होंगे। क्लियर है बात? अब सुन लो एक बात ध्यान से, अलग अलग चीजें। ये क्या थी बेटा कॉस्ट इसकी? 1 लाख। और स्क्रैप क्या थी बेटा? 10,000। और ये था 1 लाख माइनस 10,000, 90,000। इसे मैं बोल रहा हूं बेटा डेप्रीशिएबल अमाउंट। बेटा डेप्रीशिएबल अमाउंट समझ में आता है वर्ड? डेप्रीशिएबल अमाउंट यानी जितना डेप्रीसिएशन लगना है। इसकी क्या फॉर्मूला हो गया? अरे बोलो भाई क्या फॉर्मूला हो गया? एक्चुअली पूरे एएस में ये वर्ड यूज किया हुआ है, डेप्रीशिएबल अमाउंट। डेप्रीशिएबल अमाउंट यानी कुल मिलाकर कितने का लॉस होने वाला है, कुल मिलाकर कितना अमाउंट आप राइट ऑफ करने वाले हैं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द डेप्रीशिएबल अमाउंट। कैसे आएगा? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। क्लियर है बात? अब सुनो, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि जी ये हमने बराबर बराबर राइट ऑफ करने का मन बनाया, तो हर साल कितना राइट ऑफ होगा? 90,000। 5 साल में कितना कितना बेटा? ठीक है जी, यहां पर 18,000 लग गए। फिर सुनो दोबारा से, कॉस्ट थी बेटा कितनी? 1 लाख। लाइफ थी 5 साल और स्क्रैप वैल्यू बता दिया मैंने आपको
तो डेप्रीसिएशन आपने बताया सर, बराबर लगा देते हैं, खत्म करो कहानी। 18,000 पर एनम। बोलो बेटा ठीक है। अब ये बताइए, इस बात को 2 साल हो गए, 2 साल बाद 2 साल बाद 2 साल में कुल मिलाकर कितना डेप लगा चुके हैं? हाँ जी, 36,000 लगा चुके हो। आज बुक वैल्यू कितनी है? देखो, डेप्रीसिएशन की अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। मुझे ये जो अटरम शटरम है ना, ये सब ज्यादा बताना है आपको। प्रोविजंस जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्वेश्चन भी आता है, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं आएगा। 10 नंबर में तो क्वेश्चन ही आएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वाला। लेकिन ये सारी बातें जितनी बता रहा हूं ना मैं आपको, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं है आपके लिए। बताइए, बुक वैल्यू बताएं बेटा कितनी है? हाँ, 64 या 54? हाँ, माइनस 36,000 माइनस स्क्रैप भी तो होगा। अरे बोलो भाई, 1 लाख की किताबों में एसेट है, उस पर डेप लगाते जा रहे हैं 36 36 36, तो 3 साल का 36 घटेगा, यानी कितना घटेगा? बोलो बेटा। क्या हो गया? अरे सॉरी 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 सॉरी, कितना हुआ ये? 18 घटे 2 साल तक, 64,000 इज द बुक वैल्यू। क्लियर है बात? डेप्रीशिएबल अमाउंट कितना था? क्वेश्चन तो अब शुरू करूंगा मैं अपना। हाँ जी, व्हाट इज द डेप्रीशिएबल अमाउंट? कितना बता रहे हो बेटा? 90,000। इसमें से कुछ तो हो गया अमोर्टाइज्ड। ये क्या था? हिंदी करो। कुल मिलाकर इतना राइट ऑफ करना है। हाँ बोलो। इसमें से कितना राइट ऑफ हो गया? क्या बोलेंगे इसे? अमोर्टाइज्ड डेप्रीशिएबल अमाउंट। हिंदी कर पा रहे हो? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अमोर्टाइज्ड डेप्रीशिएबल अमाउंट का मतलब है कितना अमाउंट राइट ऑफ हो चुका है। बताना कितना राइट ऑफ हो गया? हाँ जी, अच्छा, और जितना और राइट ऑफ होना है उसे क्या कहेंगे? अनअमोर्टाइज्ड डेप्रीशिएबल अमाउंट। हाउ मच? 64। कर दी नलायकी वाली बात, कर दी नलायकी वाली बात। बेटा समझ में आ रहा है क्या गलती है? अरे बताओ ना, 90 में से इतना राइट ऑफ हो गया तो कितना और राइट ऑफ होना है? मैं आपको सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि दिस इज नॉट इक्वल टू बुक वैल्यू। कई बार बुक वैल्यू को ही अनअमोर्टाइज्ड डेप्रीशिएबल अमाउंट मान लेते हैं। फर्क है भाई, जो बुक वैल्यू है वो सारी राइट ऑफ नहीं होनी, उसमें से जो कबाड़ी दे जाएगा पैसे वो राइट ऑफ। बोलो बेटा। अब कुछ बच्चों की दलील क्या है? सर ये एक बार यहां राइट ऑफ कर तो दिया, 1 लाख में से 10 घटा दिए थे, 90 आए थे, वहीं से तो 18 आया था ये, अब दोबारा क्यों घटवा रहे हो 10,000 रुपए? ये क्वेश्चन आता दिमाग में, सर दोबारा क्यों घटाएं? अरे भाई दिख तो रहा है आपके सामने सब कुछ। अब क्या बुक वैल्यू इज इक्वल टू अनअमोर्टाइज्ड डेप्रीशिएबल अमाउंट है? आंसर इज नो। आंसर इज क्लियरली नो। क्यों? क्योंकि बुक वैल्यू में से अभी स्क्रैप रोक कर बाकी अमाउंट राइट ऑफ करना है, और जो राइट ऑफ करना बाकी है वही तो है अनअमोर्टाइज्ड डेप्रीशिएबल। क्या आपको वर्ड्स टर्म्स सेट हो रही है दिमाग में कि नहीं हो रही है? वरना आंसर कर नहीं पाओगे, प्रॉब्लम होगी। मैं बार बार यही शब्द यूज करूंगा और आप वो कॉस्ट में उलझे रहोगे। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड बुक वैल्यू, या इसे क्या कह सकते हैं, एक नाम और भी है,
बुक वैल्यू को बोलने का, या तो आप कह लीजिए, देखना जरा, बुक वैल्यू, या कह ले इसे कॉस्ट लेस डेप्थ टिल डेट, या कह ले इसे कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट, जिस वैल्यू पर एसेट किताबों में कैरी हो रही है। बेटा बोलो ठीक है? तो दिक्कत तो नहीं है ना? सारी बात एक जैसी ही तो है भाई। जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उसमें से आज तक टोटल डेप्थ लगा दिया तो भी यही आएगा। कितना था? 64, तब भी वही आएगा। बुक वैल्यू कह लो, बुक में भी 64 है, या बुक्स में कितने पर कैरी हो रही है वो भी एक ही बात है। बेटा मेरे ख्याल से यहां तक की सारी बात तो ठीक है। डेप्रीसिएशन लगाएं कैसे सर? मैंने कहा आओ एएस से पूछते भाई कौन से कैसे, मतलब ये बात तो तय हो गई कि 90 राइट ऑफ करने हैं 5 साल में। ये तो क्लियर हो गई बात हमारे को। सर कितना कितना करें मुझे तो पता नहीं, आओ एएस से पूछते। मैंने एएस से पूछा, मैंने कहा एएस 6G डेप्रीसिएशन आपका नाम है, कृपया करके बोले भागो यहां से। मैंने संन्यास ले लिया है। मैंने कहा कहां जाऊं? बोला एएस 10 के पास जाओ। मैंने क्या नाम है? उनका नाम है पीपी। उनके आगे जाकर सर झुकाना और उनसे विनती करके पूछना, वो आपको आपका मार्गदर्शन करेंगे। मैं एएस 10 के पास पहुंच गया। मैंने कहा एएस 10G मुझे डेप्रीसिएशन लगाना है। ये बात तो मुझे अब सॉर्टेड है कि 90,000 का डेप लगेगा। ये तो मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि डेप्रीसिएशन मुझे 90,000 का लगाना है। ये भी क्लियर है 5 साल में लगाना है, 1 साल में नहीं आएगा। लेकिन कितना कितना लगाएं? कोई नाम हम बता दो मेथड का, कोई हो तो। जानते हो एएस ने क्या जवाब दिया? बताओ कौन सा नाम बताया होगा? बोला हमें नहीं पता। जो भी साइंटिफिक और सिस्टमैटिक हो, आपके बिजनेस में जो सूट करता हो, वही कोई सिस्टमैटिक मेथड लगा लेना। यानी मैं क्या बता रहा हूं आपको, एएस ने कोई नाम नहीं बताया। एएस में किसी नाम का जिक्र नहीं है। एएस ने कहा जाओ अपने बिजनेस को देखो, अपने बिजनेस का बिहेवियर देखो, एसेट का बिहेवियर देखो, और जो भी ठीक लगे वही सिस्टमैटिक मेथड आप अप्लाई कर देना। मैंने कहा ये तो एएस ने भी पल्ला झाड़ लिया। अब मुझे बताओ, जब एएस भी मना कर देगा और दुविधा आपको है, तो बेटा आपकी मदद कौन करेगा? हाँ, एक ही तो है बेटा, भगवान का रूप है वो। छोटा मोटा व्यक्ति मत मानना उसे आप, भगवान का साक्षात रूप है। मन की आंखों से देखोगे चक्र भी नजर आएगा आपको पीछे, और रोशनी भी आ रही होगी पीछे से, साइड से तो आ ही रही है। बेटा समझ में आ रहा है? ठीक। तो मैंने सीए साहब से पूछा, सीए साहब ने मेरे से सवाल पूछे 2-4, मैंने जवाब दिया, और उसके बाद सीए साहब ने मेरा मार्गदर्शन करना शुरू किया। सीए साहब ने पूछा अच्छा एक बात बताओ, ये जो एसेट है इससे आप बता रहे हो 5 साल चलेगी। मैंने कहा, बोला अच्छा ये 5 साल इससे बराबर बराबर बेनिफिट हो? हाँ, हर साल बराबर ही बेनिफिट होंगे इससे, हर साल बराबर बराबर बेनिफिट मिलेंगे मुझे इस एसेट से, और 5 साल बाद ये एसेट बेकार हो जाएगी मशीन, और कबाड़ी को बेच दूंगा। तो जानते हो सीए साहब ने क्या कहा? सीए साहब ने कहा कि जी मैचिंग कॉन्सेप्ट तो यही कहता है कि जितने जितने बेनिफिट मिले उतना उतना बर्डन आप हर साल के पीएनएल में डाल दो। यानी अगर 5 साल तक एसेट इज यूज्ड इवनली थ्रू आउट इट्स लाइफ, तो इन दैट केस even depreciation, uniform depreciation will have to be provided। यानी आपने जो किया है ये ठीक किया है, हर साल में बराबर बराबर डेप्रीसिएशन डाल दो। नाम क्या रख दिया इसका? SLM मेथड, स्ट्रेट
line method of providing depreciation. What is the assumption behind SLM method? That the benefit from the asset remains constant throughout its life. बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Throughout its life. भाई पूरी लाइफ में बेनिफिट क्यों की बराबर है? तो डेप्रीसिएशन भी बराबर लगना चाहिए। भाई सर हम कौन सा लगाएं? भाई देखो, फिर बताया मैंने आपको, एएसए तो मना कर दिया, कि तो आप देखो ना आपका यूसेज क्या है, देखो वैल्यूएशन क्या है। एक चैप्टर आता है सीए फाइनल में, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, ठीक, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। आप किसी भी चीज का वैल्यूएशन जब करते हैं वो निर्भर करता है बहुत सारी चीजों के ऊपर। हो सकता है आपका नजरिया अलग हो और किसी और का नजरिया अलग हो। जब सबके नजरिए अलग अलग हैं तो हर किसी का वैल्यूएशन भी अलग अलग होगा। और कोई ऐसा नहीं है कि ये सही है वो गलत है, सब सही है, सब सही है। और इसलिए एक से ज्यादा मेथड हो जाते हैं। एक का दृष्टिकोण तो ये है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये लो बेटा, ये फोन है मेरा, ये मैं बेचना चाहता हूं, ठीक, ये मैं बेचना चाहता हूं। कोई 30-40 हजार रुपए का फोन लिया था मैंने और हो गया 1.5-2 साल हो भी गए होंगे, मैं इसे बेचना चाहता हूं बेटा, ठीक। अब आप बताओ मुझे कितने में खरीद लोगे? 30 हजार का फोन था ये, मान लेते हैं अजम्पशन, और ओप्पो का फोन है, ये स्क्रैच भी है, पीछे गिर गया था ये, और बाकी ठीक ठाक है, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है। मुझे ये बताइए कितने में खरीद लोगे? 5,000। एक नहीं, ठीक है भाई, वो बोल रहा है सर 5,000 में ले लूंगा इसको मैं। उसकी सोच रही होगी कुछ, बोला भाई ठीक है सर का फोन है, ठीक ही होगा, इतना खराब तो होगा नहीं, बहुत ज्यादा तो सर काम वाम करते नहीं होंगे इस पर, मेरे पास वैसे तो फोन है लेकिन बैकअप के लिए पड़ा रहेगा, खराब वराब हुआ तो 5,000 में क्या ही बुराई है। उस बच्चे ने इसका वैल्यूएशन किया 5,000, और बताओ कोई 15,000। बोला सर 30,000 का है, 2 साल हुए हैं, डेप्रीसिएशन का रेट लगाया नॉर्मल हमने, कोई 20% के आसपास कर, 15,000 का वैल्यूएशन, सर 15,000 में दे दूंगी। और बताओ बेटा कोई 1,500 रुपए। एक कह रहा सर मैं 20 भी दे दूंगा, 10 रुपए। एक ने कहा नहीं देखो वो भी ठीक है, वो भी ठीक है सर, देखो ऐसा है मुझे जरूरत तो है नहीं फोन की, लेकिन वो घर में बच्चे हैं वो बड़ा परेशान करते हैं बार बार, दीदी फोन दे दो, फोन दे दो, 10 रुपए में मिलेगा तो बच्चों को दे दूंगी। गेम खेलते रहेंगे टू करके इस पर। उसका अपना दृष्टिकोण है, अपना नजरिया है, गलत नहीं है बिल्कुल भी। ये सारे वैल्यूएशन के तरीके ही तो हैं। एक कह रहा है मैं इसे बैकअप के लिए रखूंगा, एक कह रहा है मैं अपना फोन ही चेंज कर दूंगा 15 में ले लूंगा, एक कह रहा है 10 रुपए का बच्चे को दे दूंगा, सबका ठीक है। और बताओ, हाँ एक कह रहा है 1.5 लाख रुपए दे दूंगा, 1.5 लाख, हाँ अरे सर के सारे इसमें फोन नंबर, बैकअप और पासवर्ड्स होंगे, बैंक डिटेल्स होंगी और पता नहीं कुछ और भी होगा, बाद में कुछ सीक्रेट्स भी होंगे इसमें, तो बाद में सर को ब्लैकमेल करके 1.5 लाख के 1.5 करोड़ बना लूंगा। तो अलग वैल्यूएशन, तरीका सही है, आपको समझ में? अरे कुछ नहीं है इसमें, कभी दिमाग यही लगाओ कि 1.5 करोड़ कैसे बनेगा। मैं सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि वैल्यूएशन का तरीका, ये सारे दिमाग में चल रहे हैं आपके, ये वैल्यूएशन के तरीके ही तो हैं। आपको लग रहा है भाई 1.5 लाख में बुराई नहीं है इस फोन में, तो एक कह रहा है 10 रुपए तक का ही वैल्यूएशन है मेरे लिए, तो हर किसी का ठीक है। तो हर एक नई सोच एक नए वैल्यूएशन के तरीके को जन्म दे रही है। ऐसे यहां पर भी है। मैंने पूछा भाई बताओ मशीनरी, सर ये मशीनरी मुझे लगता है, मेरी सोच ये काम करती है कि बराबर बराबर बेनिफिट मिलेंगे, तो ठीक है, अगर बराबर मिलेंगे तो बराबर बराबर ही डेप्रीसिएशन हर साल प्रोवाइड होगा। हर साल पीएनएल में कितना डालोगे जल्दी बताओ? अरे बोलो भाई, 18,000 रुपए हर साल के पीएनएल में डालेंगे। नाम क्या दे दिया इसका? एसएलएम।
मैंने कहा नहीं सर, गलती हो गई सर, सीए साहब गलती हो गई, जरा 1 मिनट रुको, 1 मिनट सोचने दो मुझे। बराबर कैसे मिलेंगे भाई? आज तो एसेट नहीं है, आज तो इससे ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा बढ़िया यूनिट बनाएगी आज तो ये, आज बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे। 1 साल बाद कुछ गिसावट आ जाएगी इसमें और इस मशीनरी की परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाएगी, कम बनाएगी यूनिट्स, कुछ खराब भी बनाएगी, अगले साल और कम हो जाएंगे। मैंने कहा सीए साहब मैं कुछ दोबारा बोलना चाह रहा हूं। बोलो जी क्या बोलना है? सर बराबर नहीं रहेंगे, बराबर नहीं रहेंगे। मेरी दूसरा दिमाग में ख्याल आ गया, बेनिफिट्स फ्रॉम द एसेट गोज ऑन रिड्यूसिंग इन द सब्सीक्वेंट ईयर्स। तो बताओ सीए साहब क्या कहेंगे? अब भाई डेप्रिसिएशन भी घटाना शुरू कर दो, पहले साल में कुछ ज्यादा लगाओ, लेट्स से 25,000, फिर कम लगाओ 22,000, फिर और कम लगाओ 20,000, फिर और कम लगाओ एंड सो ऑन। बेटा क्लियर है बात? ठीक। एंड दिस इज कॉल्ड रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटन डाउन, WDV बोलते हैं। बोलो बेटा। तो व्हाट इज द अजम्पशन बिहाइंड WDV मेथड? That the benefit from the asset goes on reducing in the subsequent years. अब सुनो, मुझे लाना कहां था आपको? Expenditure on repairs and maintenance. Expenses on repairs and maintenance will goes on increasing in the subsequent years. हाँ या ना? हाँ हाँ। मुझे लाना तो यहां तक था जिसके लिए मैं तेरे से भूमिका बांध रहा हूं। ये 5 साल एसेट की लाइफ है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा विल गोज ऑन इंक्रीजिंग इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स। हाँ बोलो। पहले साल में क्या ही मरम्मत कराओगे उसमें, अगले साल में कुछ ज्यादा ग्रीसिंग मरम्मत वगैरह होगी, फिर और मरम्मत ज्यादा होगी एंड सो ऑन। अगर मैं डेप्रीसिएशन लगा रहा हूं एज पर SLM मेथड, तो बेटा ये क्या रहेगा? ये तो कांस्टेंट रहेगा। हाँ बोलो। एंड नेट चार्ज ऑन PNL, नेट बर्डन जो PNL पर आएगा, टेकिंग SLM डेप्रीसिएशन एंड रिपेयर्स मेंटेनेंस टुगेदर, बढ़ेगा घटेगा सेम रहेगा? सिंपल तो है। ये क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स में हमारे पास, वो समझ में नहीं आता क्या बोल दिया इसने। द नेट चार्ज ऑन PNL taking depreciation as per SLM and repairs maintenance together will goes on increasing in the subsequent years. दूसरा एग्जाम्पल सुनिए। अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर WDV मेथड की, तो बताना डेप्थ क्या होगा इस बार? बोलो बेटा। डिक्रीज होगा। तो नेट चार्ज क्या रहेगा PNL पर? नेट चार्ज क्या रहेगा PNL पर? एक खर्चा बढ़ रहा, सॉरी एक खर्चा घट रहा है PNL में, बोलो बेटा, और एक बढ़ रहा है, तो नेट चार्ज ऑन PNL विल रिमेन यूनिफॉर्म। बेटा लगभग लगभग सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? अमाउंट की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। क्या ये समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? बोलो बेटा। बस ये कोई अमाउंट नहीं, वहां पर ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था, पूछा हुआ 1-2 बार उसने कि अच्छा उसने क्या किया, SLM बोला और रिपेयर्स मेंटेनेंस बोला, बच्चों ने रट लिया। अगली बार उसने SLM की जगह WDV चिपका दिया। यहां पर वो यही करता है एग्जाम में, ठीक। तो रट्टेबाज बच्चे जो हैं वो तो बाहर ही बैठे हैं, वो ऐसा बोलता है। इसलिए ये आई होप समझ में आ गई होगी कॉन्सेप्ट। ये लिखा दूंगा अभी सारी बातें लिखा दूंगा। तो कुल मिलाकर
दो मेथड्स हमने कवर किए, कौन कौन से? एसएलएम और दूसरा कौन सा? एक काम करो, फटाफट कुछ 2-4 पॉइंट लिख लो फटाफट से अब, और अकाउंटिंग फिर शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अकाउंटिंग में मुझे कुछ खास दिलचस्पी है नहीं, डेप्रिसिएशन वगैरह लगवाना वो तो हम कर ही लेंगे, उसमें कोई खास बड़ा चैलेंज नहीं है। बाकी जो इधर उधर की बातें हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला लिखिए, डेप्रिसिएशन will commence from the date the asset is ready to put to use. Will commence from the date, will commence, start होना, will commence from the date the asset is ready to put to use. Depreciation will be provided even if the asset is kept in बेस्ट वर्किंग कंडीशन, और इवन इफ द मार्केट वैल्यू increases, even if the market value increases. आपने पूरे साल यूज नहीं किया एसेट को, या मार्केट वैल्यू बढ़ गई है तो भी डेप्रीसिएशन लगेगा। लिखे हो depreciable amount is equal to cost minus scrap value, इसे बोलेंगे depreciable amount। यानी कुल मिलाकर पूरी लाइफ में जितना डेप्रीसिएशन एसेट के ऊपर लगना है is called depreciable amount, is called depreciable amount. नेक्स्ट लिखें, नेट चार्ज ऑन P&L taking depreciation as per WDV and repairs maintenance together will remain uniform throughout its life। नेट बर्डन जो आएगा P&L में वो लगभग लगभग बराबर ही आएगा, क्योंकि एक चीज बढ़ती जाएगी और एक चीज घटती जाएगी। डेप्रीसिएशन का अमाउंट घटता जा रहा है, रिपेयर्स मेंटेनेंस का बढ़ता जा रहा है, तो बर्डन P&L पर लगभग लगभग बराबर आएगा, यूनिफॉर्म।
जी देखें, ऑल द एक्सपेंसेस बता रखा है वैसे पॉइंट मैंने इनकर्ड एट द टाइम ऑफ, बात ना करो बेटा, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट should be capitalized with the cost of asset. मैंने मशीनरी खरीदी 1 लाख की, 10,000 रुपए इंस्टॉलेशन चार्जेस पे कर दिए, 5,000 रुपए का भाड़ा पे कर दिया। मशीनरी किताबों में कितने की दिखाओगे बेटा? 1 लाख की दिखाएंगे या खर्चा जोड़कर दिखाएंगे? मशीनरी किताबों में 1,15,000 की आएगी, और जो भी प्रक्रिया शुरू करनी है वो 1,15,000 पर करेंगे। बेटा ठीक है? चलिए आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद। मैंने बस थोड़ा सा इंट्रो दिया है आपको आज डेप्रीसिएशन का, कोई अकाउंटिंग शुरू नहीं की, सिर्फ एक वर्ड डेप्रीसिएशन उठाया, उससे जुड़ी इधर उधर की सारी बातें इकट्ठा करके एक साथ में आपके सामने ले आया हूं फिलहाल। ठीक, चर्चा इसके आगे कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त। धन्यवाद, बाय बाय।